अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और उसकी इवोल्यूशन, और अभी भी एनसीईआरटी में। हेलो बच्चों, वेलकम टू हॉरिजन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, ये सारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर उसे कैटेगराइज किया जाए डिफरेंट ग्रुप्स में। तो ये मतलब होता है क्लासिफिकेशन का। बोलेंगे एक ऐसी प्रोसीजर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर उसे कैटेगराइज किया जाए ग्रुप्स में। तो इस प्रोसीजर का नाम क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। लिखा हुआ है एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसीजर जिसमें आइडेंटिफाई किया जाए सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी किनके बीच में, अमंग ऑर्गेनिज्म, और सिर्फ उसको देखा नहीं जाए, उसको क्लासिफाई किया जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफरेंट ग्रुप्स में। और ये ग्रुप, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, मतलब सिर्फ अकेला उसको बता के ये बताया जा सके कि वो किस ग्रुप का मेंबर है। तो इस प्रोसीजर का नाम क्लासिफिकेशन है। का बेसिस बहुत सारा हो सकता है, जैसे बाहर से दिखने में कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, नेचुरल एफिनिटी कैसी है, या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच का कैसा है। तो कई बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था बिफोर क्राइस्ट, और उसके क्लासिफिकेशन का बेसिस था कि जैसे उसने प्लांट को क्लासिफाई कर दिया था कि प्लांट ट्रीज होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, इसी तरीके से एनिमल की क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था कि ऑर्गेनिज्म जिसमें रेड ब्लड ग्रुप है या जिसमें नहीं है। तो इस बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने। बट हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। बेंथम हुकर ने क्लासिफिकेशन किया था नेचुरल एफिनिटी के ऊपर। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने जो किया था वो उसकी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर किया था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बेसिस अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो थी ये एरिस्टोटल ने किया था, ठीक है। सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का बेसिस, जैसे इसने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफाई कर लिया था प्लांट्स को ट्रीज में, श्रब्स एंड हर्ब्स में। इसी तरीके से एनिमल की क्लासिफिकेशन इसने कर लिया था कि किस में रेड ब्लड सेल्स हैं और किस में नहीं है। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली हम 3 कैटेगरी में कर लेते हैं। एक वो कैटेगरी जिसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। एंड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन, ये एरिस्टोटल को बोला जाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस, एरिस्टोटल नहीं, इट इज कैरोलस। सबसे पहले इसने, कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था जो कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, इसलिए बहुत एक्यूरेट नहीं है बोल सकते हैं, बट एक अच्छा क्लासिफिकेशन का तरीका है, साइंटिफिक तरीका है जिसमें कैटेगराइज किया गया। बट इसके ऊपर कई इंप्रूवमेंट की गई, जैसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बेंथम एंड हुकर ने दिया था। बेंथम एंड हुकर, इस क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस था कि उस ऑर्गेनिज्म के बीच में नेचुरल एफिनिटी कैसी है। अब नेचुरल एफिनिटी का मतलब हो गया कि इनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल के अलावा रिप्रोडक्टिव, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स किस तरीके से रिलेटेड है, सिमिलरिटी है या डिफरेंस है। तो इसे बोल दिया गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बेसिस माना गया है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर यदि कोई क्लासिफिकेशन किया जाए तो इसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की गई थी, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्लासिफाई किया था सिर्फ 2 किंगडम में। बोला कि या तो सारे प्लांट्स हैं या तो एनिमल्स हैं, और इस बेसिस पर इसने कुछ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे बैक्टीरिया है उसको रख दिया प्लांट ग्रुप में। किस लिए रख दिया प्लांट ग्रुप में? क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट थी वहां पर। बट एक प्लांट का जनरल मीनिंग यदि हम देखें तो प्लांट में जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। हो भी सकती है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं भी होती है। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत एक्यूरेट नहीं है, बट हाँ क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट हुआ था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इसमें जो टॉप कैटेगरी थी क्लासिफिकेशन के लिए, जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरी बनाई जाती है, वो टॉप से लेके बॉटम तक की होती है। और जैसे जैसे नीचे की तरफ क्लासिफिकेशन में कैटेगरी में हम आते जाएंगे, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इंक्रीज होती जाएगी। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट थे या तो एनिमल थे, बस 2 ही कैटेगरी, और इसे दिया था कैरोलस लिनियस ने। इसलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक है। प्लांटी के अंदर इंक्लूड किया गया था सारे प्लांट्स को, और प्लांट के साथ साथ बैक्टीरिया को भी, जबकि सारे एनिमल्स एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड किए गए थे। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इसके पहले हम लोग यहां पर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की थोड़ी बात कर लें। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी तुरंत पढ़ लिए हम लोग। क्लासिफिकेशन ये कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इसके अनुसार या तो ऑर्गेनिज्म प्लांट थे तो प्लांटी किंगडम था, या एनिमल थे, एनिमेलिया किंगडम के अंदर इंक्लूड किया गया था सारे एनिमल्स को, इंक्लूडिंग अमीबा को भी, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को भी। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर दिया गया। हैकल ने जब क्लासिफिकेशन, अर्नस्ट हैकल ने क्लासिफिकेशन जब दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार एक नई किंगडम बनाई गई, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, और इस प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर सारे ऑर्गेनिज्म को डाल दिया गया, और इसके अलावा फंजाई को भी डाल दिया गया। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोजोआ में होता है, प्रोटोजोआ, और इसके अलावा फंजाई को इंक्लूड कर दिया गया इसमें, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे थे। और इसके अलावा प्लांटी और एनिमेलिया जैसे पहले था वो रहने दिया गया, एनिमेलिया। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकल ने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने दिया था। लेकिन अभी भी ये क्लासिफिकेशन ठीक नहीं थी, इसलिए इसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक नई किंगडम जोड़ दी गई, मोनेरा, और ये किया था कोपलैंड ने। कोपलैंड ने ये क्लासिफिकेशन की थी, और इसके अनुसार सारे ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया गया। अब
यहां पर बैक्टीरिया को प्रोटोजोआ से अलग कर दिया गया। सेलुलर बेसिस था मेनली कि सेल स्ट्रक्चर यदि देखी जाए बैक्टीरिया की या अमीबा की जो प्रोटोजोआ के अंदर आता है, दोनों की सेल स्ट्रक्चर अलग थी। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जबकि अमीबा में होता है। तो अमीबा को बैक्टीरिया से इसने अलग कर दिया और एक नई किंगडम बना दिया गया मोनेरा। और मोनेरा के अंदर एक सेल वाले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मोनेरा के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स और इसके अलावा प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 4 किंगडम में अब क्लासिफाई कर दिया गया। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया गया जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती थी। नेक्स्ट, इसमें अब जो हम लोग पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार जो नई किंगडम इंक्लूड कर दी गई वो था फंजाई, क्योंकि जो फंजाई है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, जबकि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को भी प्लांटी के साथ रखा गया था क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट थी उसमें। यहां पर फंजाई को अलग कर दिया गया। तो सबसे पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा अब माइकोटा, जिसके अंदर फंजाई को रखा गया क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा था। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता और इसमें सेल वॉल होती है, इसलिए फंजाई को सेपरेट कर दिया गया। बाकी प्लांटी और एनिमेलिया बिल्कुल एज इट इज रखा गया। और प्लांटी के अंदर अब मल्टी सेलुलर जो एल्गी थे इसको इंक्लूड किया गया। इसके अलावा इसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड कर दिया गया। जिम्नोस्पर्म प्लांटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। बाकी मोनेरा के अंदर अब भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स थे, जिसका सोल मेंबर, मेन मेंबर बैक्टीरिया था। जबकि प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा गया। यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर फंजाई सारे माइकोटा के अंदर रखे गए, जबकि यूनिसेलुलर फंजाई को प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया गया। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात कर ले तो वो कुछ इस तरीके से है, जैसे मोनेरा की सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, जबकि प्रोटिस्टा में एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो इंक्लूड किया गया। और बाकी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में इंक्लूड किए गए। फंजाई में उसे इंक्लूड किया गया जिसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट थी लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा था। और प्लांटी में सेल वॉल, मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेसिस ये सारे हो रहे थे। यानी कि सेल वॉल की बात यदि हम कर लें तो मोनेरा में सेल वॉल होती है प्रेजेंट, लेकिन यहां पर जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन, इसका मतलब हुआ
कि ये प्रोटीन और साथ में कार्बोहाइड्रेट का बना होगा, कार्बोहाइड्रेट का, और प्रोटीन एमिनो एसिड की बनी होती है, एमिनो एसिड की बनी होती है। तो कंस्टिट्यूएंट यूनिट की बात यदि कर ले तो ये बना हुआ था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड था मेनली, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, ये एनसीईआरटी के टेबल में दी गई है, वो लिखा हुआ, जिसका मीनिंग ये हमने बता दिया। प्रोटिस्टा में कुछ में तो सेल वॉल प्रेजेंट थी, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। रीजन बता दे रहा हूं मैं कि प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किए गए थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। अब यूनिसेलुलर एनिमल्स भी था, प्लांट भी था। अब यूनिसेलुलर प्लांट की बात यदि कर ले तो यूनिसेल्युलर एल्गी, तो यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी। इसके अलावा इसमें यूनिसेल्युलर फंजाई भी था और यूनिसेलुलर एनिमल भी थे, यूनिसेल्युलर एनिमल्स, जिसे हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, प्रोटोजोआ। तो इस प्रोटोजोआ के अंदर सेल वॉल नहीं था, सेल वॉल एब्सेंट थी, सेल वॉल एब्सेंट थी, जबकि एल्गी के अंदर सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ था, सेल वॉल प्रेजेंट था और ये सेलुलोज का बना हुआ था। तो यहां पर यही पॉइंट लिखा हुआ है प्रोटिस्टा के अंदर कि कुछ मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट थी, कुछ में नहीं थी, जैसे प्रोटोजोआ। फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट था लेकिन सेलुलोज का बना हुआ नहीं था। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, काइटिन की, काइटिनस सेल वॉल प्रेजेंट थी। प्लांटी में सेलुलोज का सेल वॉल होता है जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। आगे कैरेक्टर हम देख लें यदि इन तीनों चारों की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चूंकि प्रोटिस्टा के अंदर ये है प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है जबकि बाकी सारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, यदि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया जाए तो मैंने पहले ही बता दिया था एक सेल वाला बना हुआ है, इसलिए सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मोनेरा की और प्रोटिस्टा की यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, जबकि बाकी सारे सेलुलर फॉर्म वाले होते हैं। यदि बात कर ले हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोनेरा के अंदर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बना सकता है। और ये अपना खाना खुद कैसे बनाता है, तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू या सनलाइट के प्रेजेंस में भी। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यदि उससे खाना बना ले तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहलाएगा, और सनलाइट के प्रेजेंस में कर ले तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो मोनेरा के मेंबर्स, बैक्टीरिया वाले मेंबर्स कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द मेंबर बैक्टीरिया जो होती है वो हेट्रोट्रॉफिक होती है, अपना खाना नहीं बनाता है, वो सैप्रोफिटिक हो सकता है, वो पैरासिटिक हो सकता है। पैरासाइट प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। प्रोटिस्टा की बात कर लें तो प्रोटिस्टा के जो एल्गी वाले मेंबर हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन बाकी मेंबर की बात कर लें लाइक प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ अपना खाना खुद नहीं बनाता है। यदि हम बात कर लें स्लाइम मोल्ड्स की, तो स्लाइम मोल्ड्स अपना खाना खुद नहीं बनाता है। एक सेल वाले जो फंजाई होते हैं उसे स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। फंजाई को सेपरेट इसी बेसिस पे किया गया था कि वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, यानी
वो हेट्रोट्रॉफिक होती है। अब ये हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक भी हो सकता है और ये पैरासिटिक भी हो सकता है। प्लांटी की बात कर ले तो प्लांट के सारे मेंबर ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, और एनिमल एक भी मेंबर नहीं होता है फोटोसिंथेटिक। तो एनिमेलिया वाले किंगडम में हम बोल सकते हैं कि मेंबर्स हेट्रोट्रॉफिक है, और एनिमल की तरह जो खाना खाए उसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। कुछ एनिमल्स सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। ठीक है, ये तो जो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे जो आर.एच. विटेकर ने दिया है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया है, और ये आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दी है, इसका मेन 5 बेसिस है। ठीक है, कि उस ऑर्गेनिज्म की सेल की टाइप कैसी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। दूसरा, सेल से बने हुए बॉडी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसकी। ठीक है, तीसरा बेसिस है कि इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इसकी कैसी है। मेनली इस 5 बेसिस पर यह क्लासिफिकेशन की गई है। और वो 5 किंगडम क्या क्या है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और ये 5 बेसिस है क्लासिफिकेशन की, सेल स्ट्रक्चर। इसके अलावा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो बात हम लोग कर रहे थे, इसे हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसी है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ऑटोट्रॉफ है कि हेट्रोट्रॉफ है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसी होती है। इस बेसिस पर इसने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में है, पढ़ना यही है। बट एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दी गई है, कार्ल वोज ने दिया था। और कार्ल वोज ने बोला कि किंगडम जो इसके पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में टॉप कैटेगरी मानी गई थी, ग्रुपिंग की, ग्रुप को किंगडम बोला गया था। कार्ल वोज ने बोला नहीं, इसके ऊपर भी एक ग्रुप और होती है, और उसका नाम इसने डोमेन रखा। वो 3 डोमेन के मेंबर हैं। और कार्ल वोज ने बैक्टीरिया वाले ग्रुप को 2 डोमेन में क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, या बोलेंगे कि वो सेल वॉल के स्ट्रक्चर या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इसने क्लासिफिकेशन कर दिया। थोड़ी सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस थी, बट बेसिक डिफरेंस सेल वॉल का था, जिसकी वजह से हैबिटेट, हार्श कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया को उसने एक डोमेन दिया, आर्किया। और जो बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया है, इसकी डोमेन एक अलग बनाई बैक्टीरिया की। और इसके अलावा जितने भी, मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, सारे यूकैरियोटिक सेल से बने हुए थे, इसलिए एक डोमेन बना दिया यूकैरिया। यूकैरिया, ठीक है। अब इस आर्किया, ये डोमेन है। इस आर्किया की एक किंगडम इसने बनाया, किंगडम आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया बोला कि इसकी सेल वॉल की कंडीशन ऐसी होती है कि हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकता है। लेकिन बैक्टीरिया डोमेन में इसने बोला ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया,
एक किंगडम है, जबकि यूकैरिया के अंदर इसने 4 किंगडम बना दिया। बोला कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। ये 4 किंगडम इंक्लूड कर दिया गया यूकैरिया के अंदर, यानी कि टोटल किंगडम की बात कर लें तो आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, 4th नंबर में फंजाई, 5th इज प्लेंटी एंड 6th किंगडम एनिमेलिया था। इसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब एक बार क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, सबको एक बार समराइज करके यदि हम देख लें यहाँ पर, तो ये इस तरीके से है। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसमें प्लेंटी और एनिमेलिया को इंक्लूड किया गया है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एक नई किंगडम तैयार की गई, प्रोटिस्टा, जिसके अंदर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई को इंक्लूड किया गया। कोपलैंड ने एक 4थी किंगडम बनाई, जिसमें बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा से अलग कर दिया और मोनेरा बना दिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारे सिलेबस में है, जो आर.एच. विटेकर ने दिया था, इसने माइकोटा एक नई किंगडम प्लेंटी से सेपरेट करके बनाया, जबकि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कार्ल वूज ने दिया था और इसने बोला कि किंगडम के ऊपर भी एक कैटेगरी होती है और उसका नाम डोमेन रखा। बैक्टीरिया वाली 2 डोमेन अलग कर दिया और यूकैरिया के अंदर बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर लिया गया, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे। ये तो एक हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं क्लासिफिकेशन की, और ये 5 किंगडम मेनली हमें पढ़ना है। लेकिन 5 किंगडम से पहले की जो क्लासिफिकेशन थी, उनमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, इसलिए अभी के समय में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो उसके क्या ड्रॉबैक्स थे वो यहां पे कुछ बताया गया है। जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को एक साथ रखा गया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट के साथ। It brought together the prokaryotic bacteria and blue green algae with other group which were eukaryotic. प्लांटी जैसे यूकैरियोटिक था, उनके साथ डाल दिया गया था। एल्गी के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो ये प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। दूसरी इसमें प्रॉब्लम थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास, अभी भी अपनी एनसीईआरटी में क्लेमाइडोमोनास जो एक सेल वाली एल्गी है, उसे क्लोरोफाइसी एल्गी के साथ पढ़ाया जाता है। तो ये ठीक नहीं है। स्पाइरोगायरा जो मल्टीसेलुलर एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर एल्गी है, ये एक्चुअली होना चाहिए था प्रोटिस्टा का मेंबर, और अभी के हिसाब से ये प्रोटिस्टा का ही मेंबर है, बट इसके फीचर्स क्लोरोफाइसी स्पाइरोगायरा की तरह होती है, इसलिए इंक्लूड एक साथ करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, पुरानी क्लासिफिकेशन में इसे ग्रुप भी सेम रख दिया गया था, क्लोरोफाइसी के अंदर ही रखा गया था। जो नई क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनास को सेपरेट कर दिया गया है प्रोटिस्टा में, बट अपनी एनसीईआरटी में साथ में इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीचर इसकी, यदि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो स्पाइरोगायरा की तरह है, क्लोरोफाइसी के मेंबर की तरह है, इसलिए साथ में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा the classification did not differentiate between heterotrophic group fungi and the autotrophic green plant.
इवन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तक फंजाई को रख दिया गया था प्लेंटी में, क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। लेकिन एक प्लांट का मतलब होता है कि जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सके, और फंजाई में नहीं था, जो 5 किंगडम में सेपरेट कर दिया गया। इसके अलावा इसकी ड्रॉबैक थी, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, earlier placed in algae within plant and both having cell wall with paramecium amoeba which were earlier placed in animal kingdom lack cell wall। तो यहां पर एक बात हम समझ लेते हैं कि प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास को रखा गया और क्लोरेला को भी पहले रख दिया गया था एल्गी के साथ, क्लोरेला को। और अभी भी एनसीईआरटी में क्लोरेला एग्जाम्पल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो एल्गी की तरह ही पढ़ाया जा रहा है। रीजन उसके यही है कि फीचर्स बहुत सारे एल्गी की तरह हैं, बट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बात कर ले तो क्लोरेला में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो सही मायने में मोनेरा का मेंबर है। तो क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सेपरेट करना चाहिए। क्लोरेला मोनेरा का एग्जाम्पल है, जबकि क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा का मेंबर है। लेकिन पुरानी क्लासिफिकेशन में दोनों को एक साथ रख दिया गया था। इवन पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे भी एनिमल किंगडम के मेंबर्स थे। ठीक है, अब ये जो 5 किंगडम है, इस चैप्टर के अंदर हमें एक एक करके सारे किंगडम की डिस्क्रिप्शन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर जिसका सोल मेंबर बैक्टीरिया है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। तो यहां पर बैक्टीरिया में सेल वॉल जरूर होती है, चाहे कोई सा भी बैक्टीरिया हो, सेल वॉल जरूर होती है। और सेल मेम्ब्रेन की बात यदि हम कर लें तो सेल मेम्ब्रेन के बिना कोई सेल हो ही नहीं सकता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। अब यदि बैक्टीरिया की बात कर लें तो बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के अलावा यहां पर ये है जैसे सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये है सेल वॉल। अब एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड कलर से सेल वॉल बनाया गया है, इसकी केमिकल नेचर की बात कर लें तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन वाली है। पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब हो गया कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। ये सारे बैक्टीरिया में होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में इस पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर और होती है, जिसे आउटर मेम्ब्रेन या ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स की भी डिफरेंट टाइप होती है। यदि थिक हो गया तो कैप्सूल, थिन हो गया तो स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है, ये तीनों लेयर मिलाकर सेल इनवेलप कहलाएगा। सेल इनवेलप। लेकिन ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स सारे मेंबर में नहीं होता है। जिस मेंबर में प्रेजेंट रहा, ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकैलिक्स एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहां पर
जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है बट नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस की बात कर लें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, इसे जीनोफोर भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होती है, प्रिमिटिव टाइप की होती है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। और इसके साथ यहां पर जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड में एक्सटेंशन हो जाती है यूं, और ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन इनवेलप्ड होता है, ये न्यूक्लियोइड से अटैच होती है, इसे मीजोजोम कहा जाता है, मीजोजोम। और इसका फंक्शन एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये सेल सेक्रीशन में भी हेल्प करता है, ये सेल डिवीजन में भी, बाइनरी फिजन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एक क्रोमोसोमल डीएनए, न्यूक्लियोइड डीएनए को क्रोमोसोमल डीएनए भी कह सकते हैं। और इसके अलावा एक स्मॉल साइज की सर्कुलर डीएनए और भी होती है जिसे प्लास्मिड कहा जाता है, प्लास्मिड कहा जाता है। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है कोई सा भी नहीं होता है, बट यहां पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कुछ थैलेक्वाइड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्रोमैटोफोर्स भी कहा जाता है। थैलेक्वाइड प्रेजेंट होती है, थैलेक्वाइड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में सिर्फ, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा, थैलेक्वाइड प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर या बोलेंगे पिगमेंट्स। तो थैलेक्वाइड को क्रोमैटोफोर्स भी कह सकते हैं हम, क्रोमैटोफोर्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होगी, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर इसमें, जैसे राइबोसोम की बात कर लें तो राइबोसोम प्रेजेंट होती है, राइबोसोम। और ये 70S टाइप होती है, सेडबर्ग यूनिट होता है इसका। यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो उसकी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होती है वो 80S वाली होती है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस यहां भी होगा। यदि कोई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में इसके अलावा यहां पर गैस वैक्यूल भी होती है प्रेजेंट, गैस वैक्यूल। यदि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है तो फ्लोट करने के लिए, स्विमिंग के लिए यहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला होता है प्रेजेंट। ये है फ्लैजिला, फ्लैजिला। बैक्टीरिया में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स पिलाई प्रेजेंट होती है, सेक्स पिलाई। और अटैचमेंट के लिए ये पिलाई, या ये जैसे बात कर लें सेक्स पिलाई की, तो अटैचमेंट में ये हेल्प नहीं करता है। अटैचमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर अलग होती है, पिलाई लाइक स्ट्रक्चर, जिसे फिम्ब्री कहा जाता है, फिम्ब्री कहा जाता है। तो बोलने का मतलब एक जनरल स्ट्रक्चर, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की बात कर ले तो कुछ इस तरीके से होती है, जो साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी में इसकी स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लिए हम लोग। अब हम लोग यहां पर एक्चुअली मोनेरा के फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बैक्टीरिया लगभग हर एक जगह मिलता है, कॉस्मोपॉलिटन होती है। ठीक है, हर जगह पाया जाने वाला कोई ऑर्गेनिज्म हो तो इसे कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है। सोल मेंबर मतलब मेन मेंबर
मोनेरा की बैक्टीरिया ही होती है, लेकिन इसके अलावा इसमें माइकोप्लाज्मा भी इंक्लूड किए गए हैं जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फ्रैंकिया इंक्लूड किया गया है, रिकेट्सिया इंक्लूड किया गया है, बट सोल मेंबर इसकी बैक्टीरिया होती है। इसलिए हम लोग यहां पर बैक्टीरिया के बेसिस पर मोनेरा को पढ़ने जा रहे हैं। इसके हैबिटेट की बात यदि कर लें तो हर एक जगह मिलता है, मैंने पहले ही बताया, सॉइल में भी मिलेगी, इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पैरासाइट की तरह प्रेजेंट हो सकता है। हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्लो में, ओशन में, हर जगह मिलता है। ये कुछ पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की गई है, एक तो उसके शेप के बेसिस पर। यदि स्फेरिकल शेप हो तो कोकस बैक्टीरिया का मतलब हो गया स्फेरिकल शेप। रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो, ये जैसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसे बैसिलस बोला जाएगा। कॉमा शेप के स्ट्रक्चर, ये जैसे हम लोग यहाँ पे ये कॉमा लिखते हैं, इस कॉमा शेप के स्ट्रक्चर यदि हो जाए तो वाइब्रियम, वाइब्रियो हो गया प्लूरल। और स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया है तो स्पाइरिलम कहते हैं, स्पाइरिला इसका प्लूरल हो गया। तो एक तो क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की उसके शेप के बेसिस पे की गई है। दूसरी क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं हम कि बैक्टीरिया की उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे किया गया है। तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक हो सकता है, कीमोसिंथेटिक हो सकता है, इन दोनों को बोलेंगे ऑटोट्रॉफ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ भी होती है। तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन यदि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर किया जाए तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती है। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कुछ केमिकल एनर्जी जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक नेचर वाली होती है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर लेता है अमोनिया में। 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन रिएक्ट करने के बाद 2 मॉलिक्यूल अमोनिया की फॉर्मेशन कर लेता है, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और यदि अमोनिया पहले नाइट्राइट और बाद में नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो जाए तो यहां से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को ये बैक्टीरिया फूड के सिंथेसिस के लिए स्टोर कर लेता है। तब ऐसे बैक्टीरिया का नाम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाता है, जो रिलीज्ड एनर्जी, केमिकल रिएक्शन के कारण रिलीज्ड एनर्जी को एटीपी में बदल दे। कौन कौन सी ऐसी बैक्टीरिया हो सकती है? तो नाइट्रेट वाली, नाइट्राइट वाली या अमोनिया वाली बैक्टीरिया हो सकती है। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं बट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। लेकिन जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर लें तो ब्लू ग्रीन एल्गी सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड की प्रोडक्शन करती है। तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है। और ये हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हुआ कि खुद का खाना यदि नहीं बना रहा है तो या तो ये सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होगी, सड़े गले चीज से अपना खाना लेगा, या किसी एनिमल या किसी प्लांट की बॉडी में एज ए पैरासाइट रहेगा। तो ये पैरासिटिक नेचर का भी हो सकता है। बहुत सारे डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे वाइब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से कॉलरा हो गया, येरसिनिया पेस्टिस से प्लेग हो गया। इसी तरीके से और भी कई दूसरे डिजीज कॉज कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है, जैसे लैक्टोबैसिलस की बात कर लें तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, इन्हीं की नंबर सबसे ज्यादा है, मोस्ट एबंडेंट होती है, जो या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मतलब डेड बॉडी के ऊपर यदि
डिपेंडेंट है तो सैप्रोफिटिक, और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यदि रह रहा है और उससे खाना ले रहा है तो ये पैरासिटिक बैक्टीरिया कहलाएगा। अब ये हम लोग क्लासिफिकेशन टेबल कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। मोनेरा किंगडम की एक क्लासिफिकेशन हम उसके हैबिटेट के बेसिस पर भी कर सकते हैं कि वो रहता कहाँ है। यदि हार्श कंडीशन में रहा तो आर्की बैक्टीरिया कहलाएगा। मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया ये होती है, और मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहता है, जैसे कि सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट हो सकता है, ये हैलोफाइल्स कहलाते हैं। यदि हॉट स्प्रिंग में पाया गया तो इसे हम लोग थर्मो एसिडोफिल्स कह लेते हैं। मार्सी एरिया में यदि मिल जाए तो मिथेनोजेन कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया की एक्चुअली सेल वॉल के स्ट्रक्चर बहुत ही रिजिड और ऐसे हार्श कंडीशन के लिए बना हुआ होता है, तभी ये पॉसिबल है कि ये ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। ये मिथेनोजेन की बात कर लें तो ये मिथेनोजेन कैटल्स के गट में भी प्रेजेंट होती है। जैसे काऊ में सेलुलोज की डाइजेशन के लिए मिथेनोजेंस प्रेजेंट होती है, और डाइजेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उस सेलुलोज की डाइजेशन के बाद, उसे कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए इसका नाम मिथेनोजेंस रखा गया है। यानी जो रॉ मटेरियल कैटल्स, गाय या बफेलो खाती है, उसके डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल मिथेनोजेन बैक्टीरिया होती है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में मिथेनोजेन की बात यदि कर लें तो गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स, वो कैटल्स को कहते हैं जिसके अंदर काऊ, बफेलो, इन सब को इंक्लूड किया गया है, और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, काऊ डंग में प्रेजेंट होगी। यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात जहां तक है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बना के समझा दिया था कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होती है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन वाला रिजिड होता है, जबकि इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स भी प्रेजेंट हो सकती है। बैक्टीरिया यदि मोटाइल है तो फ्लैजिला भी होगा, मोटाइल नहीं है तो फ्लैजिला नहीं भी हो सकती है। अब बैक्टीरिया में एक क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लें तो हायर प्लांट्स की तरह होती है, इसलिए साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, पुरानी क्लासिफिकेशन में एल्गी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था, लेकिन नई क्लासिफिकेशन सेलुलर मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बेस्ड है। तो यदि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है तो इसे हम लोग प्रोकैरियोट्स मोनेरा के अंदर रखते हैं, और मोनेरा ही हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नॉस्टॉक का, तो है तो बेसिकली ये सिंगल सेल वाली ऑर्गेनिज्म ही। सेल स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियोइड होगी, मीजोसोम्स होगी, क्रोमैटोफोर्स या थाइलेक्वाइड्स होंगे, वो सारे प्रेजेंट है यहां पर। लेकिन ये अकेला एक सेल वाला बैक्टीरिया कभी नहीं एक रहता है, ये कॉलोनी बना के रहता है, ये एक साथ रहता है, और कॉलोनी बनाने के लिए इसके बाहर कुछ म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस स्ट्रक्चर होती है जो इसको एक साथ बांध के रखता है। इनमें नॉस्टॉक की बात कर लें तो कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसे हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। दिस इज हेटेरोसिस्ट, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो यदि कहीं पर प्रेजेंट है इस तरीके का ब्लू ग्रीन एल्गी तो वो नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर देता है अपने सराउंडिंग में, मतलब सॉइल में यदि प्रेजेंट है तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देगा। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होती है बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह, इसलिए इसको क्लोरोफाइसी के अंदर हम पढ़ सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है बिल्कुल हायर प्लांट ग्रीन प्लांट की तरह,
लेकिन ये बेसिकली है क्या, एक सेल वाला। तो एक सेल वाला यदि है तो मेंबर ये मोनेरा का, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, कॉलोनी बना के रहता है। ये फिलामेंटस जैसे नॉस्टॉक है, एक फिलामेंट की तरह है। फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मेराइन भी हो सकता है, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। और ये कॉलोनी जो होती है जिलेटिनस से, ये जो बात अभी कर रहे थे हम लोग, म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस, जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस, ये सिथ की बनी होती है। ठीक है। इसकी रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो बहुत ही फास्ट होती है। मल्टीप्लिकेशन फास्ट होने के कारण जिस वाटर बॉडी में प्रेजेंट होगा, नंबर इसकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, नाइट्रेट फॉस्फेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सराउंडिंग वाटर पॉल्यूट हो जाती है। और इसी को हम बोलेंगे कि ये वाटर ब्लूम्स बना सकता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस का नाम नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो नॉस्टॉक या एनाबिना या ऑसिलेटोरिया कर सकता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी का एक मेंबर है। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो सेल होती है, उस सेल का नाम है हेटेरोसिस्ट। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब यहां पर इसके रिप्रोडक्शन की बात कर ले हम, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेनली 3 तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकता है जैसे फिलामेंटस है, तो ये टूट गया, बीच से टूट गया, दोनों पार्ट अलग हो गए, फिलामेंट, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। लेकिन बेसिकली है तो एक सेल वाला। तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, और ये रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है। जब कभी भी बैक्टीरिया को खाना प्रॉपर मिल रहा हो, उसके फेवरेबल कंडीशन वाली हो, तो बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहां होती है, एसेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन से, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन से, कि जैसे बैसिलस बैक्टीरिया है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने अंदर एक स्पोर की फॉर्मेशन कर लिया, और उस अनफेवरेबल कंडीशन से निकलने के बाद दोबारा स्पोर बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी फिजन शुरू होगी, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन की बात कर लें तो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू कर सकता है, जिसमें सेल वॉल थिक होती है। ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए हाईली रेसिस्टेंट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो सकती है कॉन्जुगेशन के थ्रू। ये जैसे 2 बैक्टीरिया है, ये 2 बैक्टीरिया आपस में यूनाइट कर गया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जनरली प्लास्मिड होती है, और प्लास्मिड की एक फीचर होती है कि ये अपने नंबर बढ़ा सकता है, डबल कर सकता है। तो सबसे पहले एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, या यूं बोल दें हम, जिसमें प्लास्मिड है, इसको बोला जाता है एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। फर्टिलिटी फैक्टर होती है इसमें। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया और एफ निगेटिव बैक्टीरिया के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस ट्यूब के रास्ते ये ट्रांसफर हो गए एफ निगेटिव बैक्टीरिया में चला जाता है। और अब एफ निगेटिव बैक्टीरिया भी कॉन्जुगेशन प्रोसेस के बाद एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्लास्मिड अब इसमें भी आ गया, तो दोनों बन गया एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, दोनों में फर्टिलिटी फैक्टर डेवलप हो गए। तो ये जो प्लास्मिड की ट्रांसफेरेंस है, ये है प्लास्मिड। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है,
सर्कुलर नेचर की होती है, स्मॉल साइज की होती है। इसके ट्रांसफर होने की वजह से इसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है। बट सही मायने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट की जरूरत पड़ती है, तो गैमीट तो बनता नहीं है यहाँ पर, तो पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलना ज्यादा बढ़िया है। बट इट इज कंपेरेबल विथ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर बोल सकते हैं हम लोग। तो ये तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बैक्टीरिया की बात कर लें। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ रिसाइकलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन या सल्फर है। यदि बैक्टीरिया की बॉडी में, या बोलेंगे कि बैक्टीरिया डिकम्पोज करके प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक मैटर से सेपरेट करके उसे वापस सराउंडिंग में मिला देता है, तो ये हेल्प करता है डिकम्पोजर बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या सल्फर साइकिल में। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात अभी किए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और राइजोबियम जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होती है, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देता है। लैक्टोबैसिलस की बात कर लें तो ये कर्ड की फॉर्मेशन कर देता है। मिल्क में लैक्टोबैसिलस डाल दिया जाए तो कर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इसका ये हमें फायदा भी है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया से एनिमल या प्लांट में डिजीज होती है, जैसे ह्यूमन में कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, प्लांट के अंदर सिट्रस कैंकर, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। बैक्टीरिया का एक फायदा और भी है कि एंटीबायोटिक की प्रिपरेशन इस बैक्टीरिया से की जा सकती है। सबसे पहला एंटीबायोटिक तो फंगस से बनाया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से तैयार किया था। लेकिन यदि हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक की सिंथेसिस कहां से होती है, तो बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। तो ये तो हो गई इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि मोनेरा के अंदर जो सोल मेंबर है वो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के बेसिस पर यहां पर समझाया गया मोनेरा को। लेकिन मोनेरा के अंदर मैंने बोला यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जितने भी है सबको इंक्लूड किया गया है। उसमें माइकोप्लाज्मा भी है, फ्रैंकिया भी है, रिकेट्सिया भी है। तो हमारे सिलेबस में माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया गया है। तो माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर यदि देखी जाए तो जो अभी हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, ट्रू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देखे वैसा ही होता है, बट यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए ये प्लियोमॉर्फिक होती है। प्लियोमॉर्फिक मतलब अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, बट न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात कर ले तो वो ट्रू बैक्टीरिया की तरह है, इसलिए इसको इंक्लूड कर तो दिया गया है मोनेरा के अंदर, बट इसमें सेल वॉल नहीं होती है। बेसिकली ये एरोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है, ठीक है। यानी कि ये फैकल्टेटिव एनारोब है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। यहां लिखा है ना कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना है कि ये बिना ऑक्सीजन के ही रहता है। ये एरोबिक है बेसिकली, लेकिन बिना ऑक्सीजन के इसे रखा जाए तो जिंदा रह सकता है, और ऐसे ग्रुप को हम बोल सकते हैं फैकल्टेटिव, और बिना ऑक्सीजन के है इसलिए एनारोब्स। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स है, सेल वॉल नहीं होती है और पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल यही माइकोप्लाज्मा है। एक्चुअली सबसे पहले जिसकी डिस्कवरी हुई थी
वो पीपीएलओ के नाम से जाना जाता था, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा सेल यही है, स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे पहले जब इसकी डिस्कवरी हुई तो इसको एक सेपरेट नाम दे दिया गया, लेकिन इस तरीके के स्ट्रक्चर बाद में और भी मिली। तो इन सारे का जीनस माइकोप्लाज्मा रख दिया गया। तो माइकोप्लाज्मा को भी हम बोल सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के साइज की बात कर लें तो 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोन के बराबर होती है, जबकि यदि ऑप्शन में दोनों आ जाए तो पीपीएलओ हम सबसे छोटा लिविंग सेल्स बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज 0.1 माइक्रोन के बराबर होती है। तो ये हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ लिए हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सारे किंगडम एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।